छोटा राजन कौन था? छोटा राजन दिलो दिमाग है दाऊद इब्राहिम का। ये दाऊद इब्राहिम के लिए किसी की जान ले भी सकता था और अपनी दे भी सकता था। छोटा राजन चाहता था दाऊद इब्राहिम के गैंग में शामिल होकर अपने आप को ग्लोबल गैंगस्टर बनाना। छोटा राजन जो बॉलीवुड है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसको भी कंट्रोल करता था। अगर कोई फिल्म बननी है तो इसकी इजाजत से बनती थी। ये सब कुछ था ना दाऊद इब्राहिम का। इसी वजह से इदारों ने, एजेंसियों ने भारत की इसको इस्तेमाल किया था। इख्तिलाफात कैसे आ गए? छोटा राजन की मुखालफत का वो पहला दिन था जिस दिन छोटा शकील दाऊद इब्राहिम गैंग में शामिल हुआ। जब दाऊद इब्राहिम को ये पता लगता है कि छोटा राजन अब मेरी मुखबरी कर रहा है, तो वो कराची का एक गैंगस्टर था, बहुत बड़ा, शुएब खान, बहुत खौफनाक गैंगस्टर था। जो छोटा राजन ने सबसे ज्यादा डैमेज किया दाऊद इब्राहिम को, वो शरद शेट्टी के कत्ल के जरिए किया। भारतीय इदारे, एजेंसियां उसे इस्तेमाल करती रही। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को जेल में प्रोटेक्शन दी जा रही है, इसी तरह से छोटा राजन को तिहाड़ जेल में प्रोटेक्शन दी जा रही है। पाकिस्तान का एक नौजवान शहजाद भट्टी, इनको जेल से जब अदालत लाया जाएगा, रास्ते में कत्ल करवाना चाहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर शहजाद भट्टी के पीछे दाऊद इब्राहिम से और शहजाद भट्टी से लारेंस और अनमोल का मसला नहीं है, पूरे भारत को खतरा है। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में हमने समझा कि मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 छोटा राजन कौन था, कैसे ये डी कंपनी को ज्वाइन करता है, दाऊद इब्राहिम के लिए इसने क्या क्या किया, और फिर दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन इनकी दुश्मनी कैसे हो गई, इस दुश्मनी में किस किस ने फ़ायदा उठाया, और आज के दिन छोटा राजन जो है वो इंडियन एजेंसी रॉ के हाथों कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ये तमाम हक़ाइक़ जानिए इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नेम साहब, मुंबई अंडरवर्ल्ड किंग दाऊद इब्राहिम पर हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज से पहले किसी भी पॉडकास्ट में ये बात नहीं हुई कि दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 छोटा राजन वो कौन था, कहाँ से आया था, कैसे वो डी कंपनी को ज्वाइन करता है और किस तरह से फिर दाऊद इब्राहिम की जान का दुश्मन बनता है। आज के पॉडकास्ट में उसकी हिस्ट्री बताएं। छोटा राजन कौन था? बट साहब, इससे पहले कि हम छोटा राजन जो है उस पर बात करें, दाऊद इब्राहिम पे कई प्रोग्राम किए हमने और पब्लिक ने अल्हम्दुलिल्लाह पजीराई भी बहुत दी। हक़ाइक़ पे 2 मबनी, मिलियन व्यूज, 20 लाख हक़ाइक़ लोगों पे ने देखा। मबनी गुफ्तगू हमने की, और बावजूद इसके कि वो हमसे कोसों दूर बैठे हैं। इससे पहले ना हमें ये समझ लेना चाहिए कि बम्बई गैंग वॉर जो है, करीम लाला, पठान गैंग, हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम और 2 छोटे, दाऊद इब्राहिम के 2 छोटे, छोटा राजन और छोटा शकील, यानी लेफ्ट राइट दोनों ये क्लेम करते हैं कि हम राइट लेफ्ट हैं। दोनों क्लेम करते हैं। और डी कंपनी को बनाने वाले हैं। डी कंपनी को बनाने वाला तो सिर्फ छोटा राजन ही है। डी कंपनी को, छोटे शकील का डी कंपनी में कोई किरदार नहीं है, लेकिन छोटा राजन जो है वो डी कंपनी की तश्कील है। 5000 से जायद लोग जो है ना वो इसके कहने पर भर्ती हुए हैं छोटा राजन के डी कंपनी में। हाँ जी, छोटा राजन दिलो दिमाग है दाऊद इब्राहिम का। ये बड़ी अहम बात है। वो उसका कान भी है, उसकी आंखें भी है। ये कहा जाता है भारतीय हिस्ट्री जो है बम्बई गैंग वॉर की, जिसका तस्करा हम आज कर रहे हैं, छोटा राजन, आप ये समझ लें कि वो डी कंपनी में मुजस्सम दाऊद इब्राहिम है। कैसे? उसका कोई हुक्म जो छोटा राजन हुक्म दे वो तस्लीम होता है कि ये दाऊद इब्राहिम का हुक्म है, एक तरफ। दूसरी तरफ वो जिस चीज से मना कर दे वो उस पे हाँ मुमकिन नहीं है। अगर बैकग्राउंड की बात करें, छोटा राजन, उसका अपना बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया, क्या कुछ किया, गैंगस्टर कैसे बना? इसका असल नाम था राजेंद्रा सदाशिव। उसका ताल्लुक एक मेहनतकश घराने से था। बाप बाकायदा दोष पे अपने वजन उठाकर पहाड़ियों पे भी चढ़ता था, मजदूर था। 4 भाई 2 बहनें, उसमें तीसरे नंबर पे। अब जिस तरह आप ये देखें कि कराची का लियारी है, इसी तरह
बम्बई की जो नवाही बस्ती है, जहाँ का राजेंद्रा, बाद में इसका नाम तो राजन छोटा तो बाद में पड़ा ना। ये राजेंद्रा जो है, ये अपने मेहनतकश के घर में पैदा होता है, सिर्फ 5वीं तक तालीम हासिल करता है। उसके बाद एक लोकल गैंग था, गूंगा गैंग। वो सिनेमाओं के बाहर टिकटें ब्लैक करता था। उस दौर में बड़ी स्क्रीन पे लोगों का शौक था, फिल्म बीन ज़्यादा होते थे, टीवी की बड़ी स्क्रीन तो नहीं होती थी ना, ना ही ड्रामे थे इस तरह के। तो गूंगा गैंग ब्लैक में टिकटें फरोख्त करता था। एक सिनेमा था तिलक नगर का, शाहकार सिनेमा। शाहकार सिनेमा के बाहर कतारें लगी होती थी फिल्म बीन ख्वाहिश रखने वाले फिल्म देखने के। उनकी कतारों में जिनको टिकटें नहीं मिलती थी वो ब्लैक में ले लेते थे। ब्लैक में गूंगा गैंग जो है ना, वो फरोख्त किया करता था टिकटें। इसके लिए आसान काम था। ये एक दिन गया फिल्म देखने के लिए, लाइन में लगा रहा, फिल्म नहीं मिली, तो इसने देखा कि लोग टिकटें ब्लैक कर रहे हैं। ये ताकतवर था। वो जो ब्लैक कर रहे थे उनका सरपंच था गूंगा। गूंगा गैंग उसके नाम से मशहूर था। और वो ये कहते थे कि गूंगा गैंग जो है ना, इससे टिकट ले लो, आराम से बिठा भी देगा अंदर सिनेमा में। शाहकार सिनेमा के बाहर इसने उस गैंग को ज्वाइन कर लिया। और टका आने की फिल्म जो है वो थोड़ा सा महंगी दाम हो, 2 टके की बेच दे, 2 आने की बेच, वो टिकट बेचता था। इसने अपने ताकत के बलबूते पर, ये सबसे अहम बात है कि राजन छोटा जो है वो ताकतवर होने की वजह से, निडर, बेखौफ, दिलेर होने की वजह से जराइम पेशा दुनिया का जो हम मुसाफिर बनाना है, जुर्म की दुनिया का मुसाफिर, वो बना ही इस वजह से कि ताकतवर था, मेहनतकश का बेटा था। अच्छा, लेकिन अब तक इसका नाम जो है वो राजेंद्रा था, छोटा राजन इसका नाम नहीं पड़ा था। इसलिए होता क्या है, टिकट ब्लैक करना जो है ना, वो एक ऐसा फन है, गैर कानूनी है। बम्बई पुलिस को शिकायत तो हर रोज मिलती थी, प्रिंट मीडिया में हर रोज ही छपता था कि टिकटें ब्लैक में फरोख्त हो रही। तो किसी अफसर ने इस पे एक्शन ले लिया। बम्बई पुलिस की एक बहुत बड़ी फोर्स जो है वो आई और उन्होंने डंडे बरसाए, कतार में खड़े लोगों पे भी, ब्लैक में जो फरोख्त कर रहे थे उन पे भी। और ब्लैकिए जो है ना, ब्लैकिए कहते हैं उनको, वो ब्लैकिए जो है वो कतार में खड़े लोगों से कहते हैं, यार कहाँ लाइन में लगे हो भाई, लाओ उधर, हम इतने की ले लो। अच्छा, कहते हैं इसने 12 साल ये काम किया था। 12 साल तक टिकटें फरोख्त करता रहा। हाँ। एक दिन ऐसा था, बम्बई पुलिस की रेडिंग पार्टी आ गई और उन्होंने लाठीचार्ज किया, पहले भगाया उनको। कुछ लोग ब्लैकिए भाग गए, कुछ फिल्म बीन भाग गए। ये भागा। ये वही खड़ा रहा, न सिर्फ खड़ा रहा, इसने एक, ताकतवर था ना, मैंने कहा जानदार था, इसने एक सिपाही से डंडा पकड़ लिया और छीन लिया। छीन के इसने उल्टा पुलिस वाले जो लाठीचार्ज कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। 5 बंदों को घायल किया, 5 पुलिस अकेले ने। लोग सारे देख रहे हैं, पूरी जंग। अच्छा, सिनेमा के बाहर, शाहकार सिनेमा के बाहर एक फिल्म चल पड़ी नई। वो फिल्म थी जो लाठीचार्ज कर रहे थे उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी। उन 5 को घायल किया, 1 को छीना, 2 शदीद जख्मी भी किए। उनमें 5 में 2 शदीद जख्मी हो गए, इतने डंडे मारे इसने। और यहीं से इसका नाम निकला राजेंद्रा। 22 साल का लड़का। 22 साल का लड़का जिसने 10 साल की उम्र में शुरू किया काम, 5वीं जमात तक पढ़ने के बाद फिर फौरी तौर पे जो है ना, वो लाठीचार्ज के इवेंट तक, जब लोगों ने देखा कि ये तो बड़ा ताकतवर आदमी है, गूंगा सरबराह जरूर है ब्लैकियों का, लेकिन असल तो ताकत इसकी है, लोगों ने इसको जो है ना एडमायर करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब तक तो ये चिंदी चोरी कर रहा था, टिकटें ब्लैक में बेचती। रियल गैंगस्टर, ओरिजिनल गैंगस्टर कैसे बना? ओरिजिनल गैंगस्टर ऐसा बना कि जब लोगों ने देखा कि ये निडर सा नौजवान है, 20-22 साल का नौजवान क्या होता है, उन्होंने इसको कहा कि यार इसको, उस वक्त लाला, करीम लाला, पठान गैंग, वो मशहूर था। हाजी मस्तान। हाजी मस्तान की स्मगलिंग मशहूर थी, बहुत मशहूर थी। जराइम बम्बई में स्मगलिंग की हद तक, भत्ते की हद तक, भत्ता भी था, लेकिन कत्लो गारतगरी इतनी आम नहीं थी। अच्छा, उस दौर में इसको जो गैंग मिलता है गूंगा गैंग के बाद, वो था भरे राजन का गैंग। अब भरा राजन कौन था, उसकी क्या हिस्ट्री है? राजन महादेवन इसका पूरा नाम था, बड़ा राजन कहते थे। अच्छा, अब ये बात आप ये जहन में रखें, नफ्सियात क्या है जुर्म की। लफ्ज़ बड़ा आपको एक बालादस्ती साबित करता है, लफ्ज़ छोटा नंबर 2 है। बड़ा था राजन महादेवन, बड़ा था दाऊद इब्राहिम,
छोटे कौन थे? छोटा दूसरे शकील, शकील, राजन। छोटा राजन। बड़ा राजन की वफात के बाद इसे छोटा राजन कहा गया। जब तक वो जिंदा रहा महादेवन, उस वक्त तक कोई शख्स इसको छोटा या राजन नहीं कहता था। ये राजेंद्र ही था, लेकिन मुखफ़्फ़फ़ में तो राजन बन जाता है ना, राजेंद्र है। अच्छा, उस टाइम पे ये बातें सामने आई कि दाऊद इब्राहिम के आने के बाद हाजी मस्तान क्योंकि स्मगलिंग से निकल रहा था, रिटायर हो रहा था, लेकिन जो पठान गैंग है, करीम लाला का गैंग, वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था और उस वजह से करीम लाला के जो भतीजे थे, उन्होंने मनिया सुरवे के ज़रिए दाऊद इब्राहिम का भाई शबीर कास्कर, उसका कत्ल करवाया था। शबीर कास्कर कत्ल होता है, उस वक्त तक इतना नाम नहीं है दाऊद इब्राहिम का, लेकिन शब्बीर के बारे में ये कहते थे कि वो असल गैंगस्टर है करीम लाला, हाजी मस्तान के मुकाबले में। दाऊद इब्राहिम को तो धकेल के इस वॉर में डाला गया, धकेल के, और बाद में फिर उसको जो आलमगीर शोहरत मिली वो मुंबई धमाकों के बाद मिली, जो भारत ने बेजा इल्जाम तराशी कर दी कि जी इसमें शामिल है। हालांकि अच्छा, एक और अहम बात ज़हन में आ गई, छोटा राजन इस बात की तरदीद करता रहा, डिफेंड करता था उस टाइम पे। डिफेंड का, मुखालफत शुरू हो चुकी थी लेकिन डिफेंड करता था, दिफा उसने किया दाऊद इब्राहिम का। लेकिन असल जब शब्बीर कास्कर मारा जाता है तो दाऊद इब्राहिम अपने भाई का बदला लेने के लिए मैदान में आता है। अच्छा, कहते हैं मनिया सुरवे जो है उसको तो पुलिस को मुखबरी करके पुलिस मुकाबले में बर्बाद किया गया। दाऊद इब्राहिम ने जब शब्बीर कास्कर का बदला लेने की ठानी तो उसने कहा कि जो गैंग ऑपरेट कर रहे हैं उनमें तगड़े बंदे तलाश किए जाए। बड़ा राजन मिला, वो उससे हाथ मिला लेता है दाऊद इब्राहिम और उसको ये टास्क देता है कि मेरे भाई का बदला लेना है। उन दिनों में राजेंद्र अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका था, उसके साथ था पहले ही, बड़े राजन के साथ तो छोटा राजन बना ना वो। राजेंद्र छोटा राजन के रूप में आ रहा था। वो इसको अब्दुल कंजो जो है ना, अब्दुल कंजो से ये वो बड़े राजन की दुश्मनी थी, बड़ी खौफनाक हद तक। 30 सितंबर 1983 को बड़ा राजन को कंजू ने मार दिया। अच्छा, और इसकी रीजन कहते हैं कि कोई लड़की का मामला था इसकी माशूका थी एक बड़े राजन की। बड़े राजन की, वो तोड़ ली कंजू ने। उसके साथ 3-4 मरतबा पार्कों में देखा गया। अच्छा, उस टाइम पे कहते हैं कि अब्दुल कुंजू जो था उसे डर था कि अगर मैंने भरे राजन को ना मारा तो ये मुझे मार देगा। ये कहा जाता है, खबर एक है दो मुर्दे हैं, इसको ना मारा तो मैं गया। 30 सितंबर 1983 को बड़े राजन को कंजू ने मार दिया। अब सबसे ज्यादा दुख इस बात का किसको हुआ? छोटे राजन को। छोटे राजन के बारे में लोग कहते हैं कि लालच हुआ, लालच नहीं हुआ। सरबराह बनने का लालच, के गैंग का सरबराह मैं बन जाऊं, ये नहीं था। छोटे राजन की पूरी तारीख पढ़ लें आप, उसमें जितना इखलास था, जितना वो मुखलिस था, लॉयल था। लॉयल दाऊद के साथ रहा, उसके साथ जो महादेवन बड़ा राजन उसके साथ रहा, उसके साथ वो जिस किसी के साथ गया उसने मुखलिसी दिखाई। और भरे राजन की मौत के बाद, उसके कत्ल के बाद जो है वो छोटे राजन का नाम बन गया। छोटे राजन ने कत्ल की इत्तला मिलने के बाद ये ऐलान कर दिया कि मैं कंजू को नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं हमले भी करते कई बार। हमले करता है, उसके साथियों पे हमले करता है, उसके साथियों को मारता है, कहीं लिहाज नहीं किया उसने। कंजू पे कई हमले किए, वो अपनी जगह पे है। अब होता क्या है, छोटा राजन ने जब ऐलान किया कि मैं कंजू को मारूंगा, तो कंजू जो है ना पठान गैंग के आलमजेब के पास गया, पनाह लेने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। आलमजेब के पास गया, उसे झटक के भगा दिया। उन्होंने कहा बेगैरत, पागल, बेवकूफ़। कई लोग जो उसमें मिसालें देते हैं कि तू मेरी छोटा राजन से लड़ाई कराना चाहता है और बड़े राजन को तूने मरवाया और अब तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है छोटे राजन के खिलाफ। उसने इसको सनब किया और भगा दिया। इसको अपनी जान बचती दिखाई नहीं दी और ये परेशान हो गया। इसने कहा ये क्या चक्कर है, मुझे तो कोई पनाह ही नहीं दे रहा और मेरे पीछे है छोटा राजन, मुझे छोड़ेगा नहीं। इसने वहाँ जो क्राइम ब्रांच थी बम्बई की, ये 83 की बात है, उसके पास जाके अपने आप को सरेंडर कर दिया। जेल में अपने आप को महफूज समझे था कि जे उसने कहा सरेंडर करूंगा तो जेल जाऊंगा ना। पुलिस वालों से राब्ते तो होते, जराइम पेशा अफराद जो है ना बम्बई के, वो पुलिस के जरिए चले हैं।
एक ऐसा गैंग नहीं है, एक ऐसा जो है ना गैंगस्टर नहीं है जिसको पुलिस की सरपरस्ती ना हो और वो पनप गया हो, परवरिश पा गया हो। नाम बना ही पुलिस की सरपरस्ती से। इसने 83 में सरेंडर किया क्राइम ब्रांच में और उन्होंने इसको जेल भेज दिया। इसने अपने आप अपनी आफियत जो जानी ना, वो जेल में जानी कि अब मेरी जेल में आफियत है। ये बंबई की जेल में चला जाता है। जेल में जब जाता है, आप यकीन करो इसकी रातों की नींद हराम थी। इतना छोटे राजन से डरता था कि अचानक हड़बड़ा के, ये जेल की तारीख है, जेलर ये कहते हैं कि अचानक हड़बड़ा के उठता था और यूं देखता था कि शायद छोटा राजन आ रहा है मारने के लिए। इसे जेल में भी राजन ख्वाब में आता था, इतना खौफ था इसका। इस खौफ के आलम में इसने जेल में वक्त काटा, लेकिन जब जेल से बाहर निकाला जाता था इसको पेशी के लिए, छोटा राजन इसके ताकुब में होता था। और एक बार कहते हैं कि अदालत में पेशी के वक्त जो है छोटे राजन ने इस पर हमला भी कर दिया, इसके शोल्डर पे गोली लगी, जान बच गई इसकी, लेकिन 3 बार बचा है। एक अजीब सी बात है, पता नहीं क्या वजह है। 2 बार कंधे में गोली लगी, 1 दफा पेट में लगी, 3 बार बचा छोटे राजन के हमलों में। अब ये 25 अप्रैल 1984 का वाकया जिसका तस्करा आपने किया, इसकी तबीयत खराब हो गई जेल के अंदर। अब इसका मैंने आपको होशियारी, चालाकी, छोटा राजन की ताकत ये बताई ना। अब इसकी मंसूबा साजी समझे, कितना खौफनाक प्लानर था। इसने जुर्म की दुनिया में, जराइम की दुनिया में, मुजरिमाना जिंदगी में सबसे ज्यादा कमाया और खाया है जिस चीज का, वो है इसकी प्लानिंग। मास्टरमाइंड था। मास्टरमाइंड था। डी कंपनी चलाई दाऊद की जगह पे नंबर 2 के तौर पे। उसका दिलो दिमाग, कान आंख इसलिए था कि थे मंसूबा साजी में नंबर 1 3-4 लोग, उनमें से एक है ये। इसे मुखबरी हुई कि 25 अप्रैल 1984 को इसको अस्पताल दाखिल करवाना है। आप यकीन करें, ऐसा खौफनाक मंसूबा बनाया। इसने अपने बाजू पे प्लास्टर कर लिया, प्लास्टर चढ़ा लिया कि शायद हड्डी टूटी हुई है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, अस्पताल जा रहा हूँ इलाज करवाने के लिए। आर्थोपेडिक वार्ड के बाहर मरीजों की कुर्सियां लगी होती, इंतजार में बैठते हैं कि मुआयना होगा, सर्जरी होगी। ये हाथ पे इसने प्लास्टर किया और अंदर पिस्टल रख लिया कि मैं, बाजू मेरा टूटा हुआ है, मैं इलाज करवाने आर्थोपेडिक वार्ड में आया हूँ हॉस्पिटल के। जिस आर्थोपेडिक वार्ड में लाया जाना था कंजू को, ये वहां बैठा है बाहर। कंजू आया, दरवाजे से देख रहा, दूर बैठा, पट्टी उतारी, पिस्टल निकाला, तोड़ तोड़ तोड़। अच्छा, कहते हैं कि फिर से गोली लग गई उसके दूसरे शोल्डर पर। उसके दूसरे शोल्डर पे फिर बच गया। और पुलिस वाले को भी लगी उसमें। 2 पुलिस वालों को, 3 मरीजों को, एक मरीज मर भी गया, एक मरीज मर गया, 2-3 पुलिस वालों को लग गई जो इसके मुहाफिज थे कंजू के। उसको कस्टडी में ला रहे थे ना, हिरासत में था। इस तरह का प्लानर था जिसने एक खुद साख्ता हड्डी तोड़ प्लास्टर करके अपने आप को हमले की वो जो भड़क मारी थी, दावा किया था कि छोड़ूंगा नहीं। हालांकि इसके गैंग में कई लोग थे जो उजरती कातिल के तौर पे इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन इसने अपने उस्ताद का, बड़े राजन महादेवन का बदला लेने की ठानी थी खुद। इसीलिए प्रैक्टिकली खुद गया और खुद जाके अस्पताल के बाहर मजरूब जख्मी बन के बैठ के अपने दुश्मन पे हमलावर हुआ और उसमें उसके दूसरे शोल्डर पे गोली लगी, फिर वो बच गया। अच्छा, दाऊद इब्राहिम से इसकी कैसे मुलाकात होती है? दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी, उसे कैसे ये ज्वाइन करता है? दाऊद ने 3-4 कंसेक्टिव वाकयात देखे छोटा राजन के। सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ था दाऊद इब्राहिम इस बात से कि जो बंदा अपने उस्ताद के, अपने साथी के मरने के बाद भी इतना एक्टिव है, वो तो कुछ भी कर गुजरेगा। और जराइम पेशा शख्स को तो जरूरत इस बात की होती है। अब दाऊद इब्राहिम उठ रहा था बंबई में, दाऊद इब्राहिम का गैंग, और उसने कहा जी कि मेरे लिए सबसे आसान काम यह है कि मैं छोटा राजन को अपने भाई के कातलों के लिए इस्तेमाल करूं और उनके लिए अरसा हयात तंग करूं। उसने पठान गैंग जो है ना, उससे बदला लेने के लिए अपनी नजर इल्तफात इस पे जमा दी, छोटा राजन पे, और उसने कहा जी इसको करो, और बहुत जल्दी फौरी फैसला कर लिया अपने गैंग में शामिल करने का।
अब आप इसकी अहमियत समझ जाएंगे नाजरीन के लिए कि छोटा राजन कितना अहम था उस वक्त, कितना ताकतवर था, कितना मशहूर था, मारूफ था, गैंगस्टर बन चुका था। छोटा राजन को जब ऑफर मिलती है, बगैर सोचे समझे हाँ कर देता है दाऊद इब्राहिम के गैंग में जाने से। लेकिन यहां उसके जहन में एक आइडिया जो इसके दोस्त बताते हैं, छोटा राजन के दोस्त सब भी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि छोटा राजन चाहता था दाऊद इब्राहिम के गैंग में शामिल होकर अपने आप को ग्लोबल गैंगस्टर बनाना, और उसके लिए बेहतरीन मौका था कि ये जो एक ऑफर है इसको कबूल करके उसको एक सीढ़ी मिल जाएगी टू बिकम द ग्लोबल गैंगस्टर। अच्छा, उस टाइम पे मौका भी मिल गया क्योंकि दाऊद इब्राहिम पे काफ़ी केसेस थे और 1986 के बाद वो इंडिया से चला गया दुबई में, और छोटा राजन को मौका मिला कि मुंबई में बैठ के अपने पट पुर्जे निकाले और वहाँ पर जो है डी कंपनी को चलाए। डी कंपनी इस वक्त मशहूर थी ट्रेडिंग में। अब हम जिसे कहते हैं भत्ताखोरी, वो कहते हैं ट्रेडिंग है। हम कहते हैं मंशात की स्मगलिंग, होता है ट्रेडिंग है। उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी स्मगलिंग, ट्रेडिंग है। सोने की स्मगलिंग, डी कंपनी करती थी ट्रेडिंग। तो दाऊद इब्राहिम ने कहा कि ये मेरे एक काम का नहीं है, कई कामों में आएगा। उसने इसलिए ऑफर की थी, इसने एक्सेप्ट कर ली। इसके जहन में था कि मैं ग्लोबल गैंगस्टर बन जाऊंगा। जब ये वहां उसमें शामिल होता है तो फौरी तौर पे इतना के एतमाद बहाल कर देता है, जितने टास्क वो देता है इसको उनमें 100% कामयाबी दिखाता है छोटा राजन। और दाऊद इब्राहिम ये समझता है कि मेरे करीब तरीन शख्स जो है वो छोटा राजन, मेरे बाएतमाद तरीन शख्स का नाम छोटा राजन। वो कहता है कि मेरा नंबर 2 छोटा राजन। एतमाद ये इतना बना देता है। जब ये एतमाद इतना बनता है तो इसका नाम पड़ जाता है दाऊद इब्राहिम 2। अच्छा, कहते हैं उस टाइम पे छोटा राजन जो बॉलीवुड है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसको भी कंट्रोल करता था। अगर कोई फिल्म बननी है तो इसकी इजाज़त से बनती थी, और जो भत्ता लिया जाता था महीने का 80 लाख, उस दौर में ये कमाता था। ये छोटे राजन को नहीं मिलता था कुछ, ये मिलता था डी कंपनी को और दाऊद इब्राहिम को। बिल वास्ता तौर पे ये उसका फ्रंट मैन था, राइट हैंड था। लेफ्ट तो कहते थे ना शकील छोटे को, राइट हैंड था ये राइट हैंड ऐसा था जो उसके कारोबार की ऊंच नीच जानता था। अब ऐसे जुमला मेरे जहां जेहन में आ गया है, ये सब कुछ था ना दाऊद इब्राहिम का। इसी वजह से इदारों ने, एजेंसियों ने, भारत की 2 एजेंसियों ने खासकर इसको इस्तेमाल किया था दाऊद इब्राहिम की मुखबरी के लिए भी। इसको हर शय का पता था। दाऊद इब्राहिम का कोई कारोबार, दाऊद इब्राहिम का कोई मुबैना जुर्म ऐसा नहीं था जो इसके जरिए ना जाता हो। अच्छा, ये इतना सगा है दाऊद इब्राहिम का, इतना क्लोज है, हर चीज़ उसकी मानता है, और दाऊद इब्राहिम भी इसकी हर चीज़ मानता था। डी कंपनी में अगर कोई भी काम होना है तो इसकी इजाज़त से होता था। अगर किसी लड़के को कोई काम कहना है तो वो छोटा राजन ने कहना है, उसकी मर्जी के बिना काम नहीं होता था। इख्तलाफात कैसे आ गए, दुश्मनी कैसे बन इख्तिलाफ से गई? पहले एक और बात सुन लें। डी कंपनी में 5000 अफराद खुद बराह रास्त छोटा राजन यानी राजेंद्र ने भर्ती किए थे। पहली बात, बहुत से काम करोड़ों अरबों के वो थे जो दाऊद इब्राहिम के नॉलेज में भी नहीं लाता था। ये उसकी बेखबरी में, लाइल्मी में भी इसके पास इख्तियार था कि जो चाहे कर ले। लेकिन आपने कहा मुखालफत कैसे हुई? छोटा राजन की मुखालफत का वो पहला दिन था जिस दिन छोटा शकील दाऊद इब्राहिम गैंग में शामिल हुआ। छोटा शकील शातराना चालें चलने का माहिर था। छोटे शकील ने 5-7 लोग अपने साथ ऐसे शामिल किए। वो कहते ये हैं कि दाऊद इब्राहिम को जरूरत थी कि उसको इंफॉर्मेशन चाहिए थी। छोटे शकील ने ऐसे लोग शामिल किए जो दाऊद इब्राहिम के कान भरते थे। कुछ पहले दाऊद इब्राहिम के साथ थे, उनको अपने साथ मिला लिया और उनके जरिए दाऊद इब्राहिम के कान भरने शुरू किए अगेंस्ट दी छोटा राजन। छोटा राजन। मौके की तलाश में थे वो कि मौका मिले और अपने कान भरे हुए दावे जो हैं उनको सच कर दिखाएं। लेकिन असल मौका तो यहाँ पर मिलता है छोटा शकील को और उसके साथियों को।
इब्राहिम पाटकर का जब कत्ल हो जाता है, हसीना पाटकर का जो शोहर है, और उसकी सुपारी जो कातिल थे उनको मारने का ऑर्डर दिया जाता है दाऊद इब्राहिम की तरफ से छोटा राजन को, उसमें वो नाकाम हो जाता है। नाकाम नहीं होता, उसको मौका नहीं मिलता। उसने अटेम्प्ट की, ये नहीं है कि देखें, उसने दाऊद इब्राहिम के कहने पे इब्राहिम पार्कर के कातिलों का ताकुब किया, कई बार जे हॉस्पिटल जो है वहां पर हर हमला जगह किया। गया, वो कामयाब नहीं हुआ। जब कामयाब नहीं हुआ तो शकील छोटा को मौका मिल गया, उसके ग्रोह को। उसने इसके सारे वाकयात इकट्ठे किए और दाऊद इब्राहिम को एक बम बना के पेश किया कि दाऊद साहब, आप कंपनी के सरबराह हैं, ये है, आपने एक टास्क दिया है इसको, बेनोई के कत्ल का टारगेट दिया है, टारगेट में नाकाम है, ये देखें हमला, ये देखें हमला, ये हमला, जितने हमले हैं ना, ये आई वॉश है, ये जेन्युइन हमले नहीं है, ये उनको मारना चाहता ही नहीं है छोटा राजन का। फिर तो शकील छोटा कहता है कि आप कभी हम पे नजर करम करें और ये टारगेट हमें दें, दिनों में हम जो है ना इसको कर लेंगे। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, उसने कहा यार दूसरी पोजीशन है छोटा राजन की, तीसरी पोजीशन किसकी है? छोटा शकील। उसने कहा तीसरा पोजीशन जो है ना उसको भी आजमाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। वो अब तक इतना मुखालिफ नहीं हुआ दाऊद इब्राहिम इस वक्त तक, जब तक बहनोई के कत्ल के बदले का मामला है। वो उन्हें कहता है जी कि ठीक है। जब उसने ये हदफ दिया इसको छोटे शकील को कि अगर छोटा राजन नाकाम हुआ है तो तुम ये करो, तो उसने 12 नवंबर 1992 को जे अस्पताल में ना अरुण गावली के जो लोग थे उनको मार दिया और जाके दाऊद इब्राहिम को ये कहा कि आप देखें कितना आपने देर से टारगेट दिया हुआ था, आपने इंतजार किया, अब छोटा राजन नहीं कर सका और हमने ये कर दिखाया है। दूसरी तरफ छोटा राजन को ये पता लग तो गया था कि शकील मेरी जड़ें काट रहा है और दाऊद इब्राहिम के करीब हो गया। अब छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के तो इख्तलाफात स्टार्ट हो गए हैं छोटा शकील की वजह से या जो भी मामला थे, लेकिन इस बीच जो 93 के ब्लास्ट होते हैं मुंबई में, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब हुए। बट साहब ये 12 मार्च 1993 को मुंबई का वाक़या हुआ, साने मुंबई कहते हैं। साने मुंबई में 257 अफराद मारे गए और 707 जख्मी हुए, 700 से ज़ायद जख्मी। अब इतने बड़े साने को भारत ने जोड़ दिया दाऊद इब्राहिम के साथ, तो छोटा राजन जो है वो उसका नंबर 2 तो मौजूद था। वो मीडिया के सामने आता है और डिफेंड करता है दाऊद इब्राहिम को। इख्तलाफात पनप रहे हैं अंदर, उसके बावजूद भारतीय मीडिया को कहता है कि दाऊद इब्राहिम का मुंबई साने से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इस दौरान एक पार्टी इकट्ठी करता है, बुलाता है पार्टी, उसका एहतमाम करता है दाऊद इब्राहिम दुबई में। इस पार्टी में वो अपने पूरे गैंग को बुलाता है, जो मुबैना गैंग है दाऊद इब्राहिम का। छोटा राजन जो है उसने भी जाना होता छोटा है। शकील ने भी छोटे राजन को बुलाया जाता है। छोटा राजन अभी रास्ते में जाने की तैयारी कर रहा है तो उसको फोन आता है उसके किसी करीबी का, दोस्त का। वो ये कहता है कि आपने उस पार्टी में नहीं जाना दुबई की। क्यों? उसने कहा आपके कत्ल की मंसूबा साजी हो चुकी है और ये छोटा शकील ने की है। छोटे शकील ने की है। छोटा शकील आपको मरवाना चाहता है, उसकी सुपारी, उसकी फरोती जो भी कहें वो दे दी गई है आपकी, और उजरती कातिल आपको रास्ते में टारगेट करेंगे और मार दिया जाएगा। उसका माथा ठनकता है, वो कहता है ये तो बड़ा खतरनाक काम है। तस्दीक करता है, बात सच साबित होती है। जब इसको ये पता लगता है कि जी ये मामला है, तो राजन ये कहता है कि अब मेरे पास रास्ता ये है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, अपनी जान बचाऊँ, यहाँ से बाहर चले जाऊँ दुबई से, पहली बात। और दूसरी बात है कुछ सहारा तलाश करूँ। वो भारतीय एजेंसी से रब्ता करता है, रॉ से। वो कहता ये है कि मुझे अगर आप दुबई से बाहर निकलवा दें महफूज, तो मैं आपको दाऊद इब्राहिम जो आपको मतलूब है मुंबई वाकयात में, उसकी सारी मुखबरी प्लानिंग दूंगा आपको। जाहिर है भारत एजेंसी को तो पता था कि ये उसका राइट हैंड है और उसके पास सारे जितने इख्तियारात थे उससे ज़्यादा इत्तलात थी। उसने कहा ये तो बड़े अच्छे मुखबर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। वो फौरी तौर पे से कहते हैं ठीक है, ओके। वो उसको हाथों हाथ लेते हैं और उसको बड़े साफ तरीके से क्रिस्टल क्लियर अंदाज में दुबई से पहले खटमंडू और फिर मलेशिया वहाँ ले जाते हैं, इसको पनाह दे देते हैं। जब इसको पनाह मिलती है तो ये दाऊद इब्राहिम के खुलकर मुखालफत में आ जाता है और उस तरफ दाऊद इब्राहिम
को शकील छोटा ये इतला देता है, इसने आपकी मुखबरी भारतीय एजेंसी रा को करनी शुरू की है। धोखा दे दिया। दुबई से भागकर धोखाधड़ी के जरिए ये पहले खटमंडो गया और फिर मलेशिया चला गया। इस पे ये जो जितनी प्लानिंग थी दाऊद की, वो सारी सीक्रेसी, ट्रेड सीक्रेसी भी, क्राइम सीक्रेसी भी, वो सारी की सारी लीक हो जाती है, रॉ तक पहुंच। कहते हैं उस टाइम दुबई में छापे पड़ना स्टार्ट हो गए दाऊद इब्राहिम के जो ठिकाने थे उन पर। रॉ ने एक नहीं कई महकमों को उसके पीछे लगा दिया, पुलिस समेत। जो जो रास्ता दिखाता था छोटा राजन, उस रास्ते पे उसे रेड करते थे। लकीली बचता रहा, लकीली दाऊद इब्राहिम बचता रहा। और फिर भारत ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। क्या? दुबई में जब वो नाकाम होते थे, नाकाम होते थे, तो वो कहते थे कि ये कराची भाग गया है फरार, पाकिस्तान ने पनाह दे दी है। ये भी आप देखें भारतीय मीडिया में उस दौर में सबसे ज्यादा जो बात उसकी जीनत बनी, शह सुर्खियों में आई, वो यही थी कि दाऊद इब्राहिम जो है उसको पाकिस्तान ने पनाह दे दी। हालांकि बात गलत थी, आज तक कुछ साबित भी नहीं हुआ। अब एक दूसरी जानिब क्या था, एक तरफ कुछ अरसे तक बंबई धमाकों के फौरी बाद छोटा राजन डिफेंड करता रहा दाऊद इब्राहिम को बंबई धमाकों से। अब वही काठमांडू में मलेशिया में बैठ के दाऊद इब्राहिम की मुखबरी कर रहा है रॉ को। जब दाऊद इब्राहिम को ये पता लगता है कि छोटा राजन अब मेरी मुखबरी कर रहा है, तो वो ये सोचता है कि अब इसको ठिकाने लगाना ज़रूरी हो गया है छोटा राजन को। तो वो कराची का एक गैंगस्टर था बहुत बड़ा, शुएब खान, बहुत खौफनाक गैंगस्टर था। वो उससे रब्ता करता है, कहते ही है कि उसको सुपारी दे देता है उसकी, और सुपारी देता है कि इसको फारिग कर दो। और फिर शुएब खान के जो लड़के हैं वो जाते हैं बैंकॉक, शुएब थाईलैंड। खान ने उजरती कातलों की एक टीम थी पूरी उसके पास। वो बैंकॉक तक इसका ताक़ुब करते हैं, इसको मारने की कोशिश करते हैं। एक गोली लगती है इसके पेट में। ज़ाहिर है वो शूटर तो थे उसके बड़े खौफनाक शुएब खान के, वो टारगेट तो पूरा ना कर सके लेकिन ज़ख्मी कर गए इसको शूटर ने जो गोली मारी पेट में लगी, ये अस्पताल में इलाज के लिए जाता है। ये काम कर रहा है उस वक्त तक रॉ के लिए, भारतीय एजेंसी। इस दौरान अब आप ये देखें कि एक एजेंसी जो है वो रॉ है, दूसरी है सीबीआई। एक तरफ ये रॉ के इस्तेमाल में है, काम आ रहा है दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, दूसरी तरफ सीबीआई को ये पता लगता है कि ये वहां दाखिल है, तो वो इसके खिलाफ चढ़ दौड़ती है और वो अस्पताल में जो है ना इसको पकड़ने के लिए, इसकी सर्विलेंस के लिए वहां जाती है। लेकिन ये भाग जाता है तब तक। ये वहां से फरार हो जाता है, पेट में गोली लगी थी, फरार हो ही जाना था, ये फरार हो जाता है। एक तरफ रॉ इसको इस्तेमाल कर रही है दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, और उसी की दूसरी एजेंसी जो है भारत की सीबीआई, वो इसको पकड़ने की दर पे है, ये वहां से फरार हो जाता है। अच्छा, अब ये तो बच गया, ये बाद में प्लान नहीं करता दाऊद इब्राहिम पर हमले करने की? इसने दाऊद इब्राहिम को मारने के 3-4 अटेम्प्ट की, सिर्फ प्लान ही नहीं की, अटेम्प्ट भी की। एक दफा 98 में दाऊद की एक बेटी, तीसरी बेटी है, वो फौत हो जाती है। उसकी तदफीन का इसको पता लगता है कि वो फलां कब्रिस्तान में तदफीन होनी है। ये अपने शूटर्स जो हैं उनको तैयार करता है और ये प्लानिंग करता है कि रास्ते में इसको मार दिया जाएगा। दाऊद इब्राहिम को ये मुखबरी, अच्छा मुखबरियों का नेटवर्क सबका एक जैसा होता है, पूरा रखते हैं भरपूर किस्म का, ताकि पता लगता रहे। ये वहाँ अपनी सगी बेटी की तदफीन में जनाजे में नहीं जाता। अब ये बातें मंजरेआम पे हैं, तारीख का हिस्सा है। दाऊद इब्राहिम ने अपनी बेटी के जनाजे में शिरकत से माजूरी जाहिर कर दी कि मुझे रास्ते में टारगेट किया जाना है। अब जब ये अनर्थ होता है मंसूबा कि छोटा राजन विक्की के जरिए मरवाना चाहता है कब्रिस्तान के रास्ते में, जब ये जाएगा जनाजे में तो मारेंगे, तो उन्होंने कहा कि पुलिस को इतला पहुंच गई, एजेंसियों को पहुंच गई। एजेंसियां इस दौरान इसकी सर्विलेंस रखती हैं, तो जिस शख्स ने राइफल दी होती है विक्की को, उसका पता लग जाता है। वो कॉल भी सर्विलेंस पे बग होती है, पुलिस उसको उठा लेती है, एजेंसी के साथ जाती है पुलिस बड़े भारी तादाद में और उसको पकड़ लेती है। उस मंसूबा साज ने बताया कि विक्की नामी शख्स है जो रास्ते में वहां खड़ा है। अब विक्की तो वहीं मौजूद है कि जब ये आएगा दाऊद इब्राहिम तो उसका, लेकिन दाऊद इब्राहिम पहुंचता ही नहीं है। दाऊद इब्राहिम अपने इस अनर्थ जो हो गया, उसका इंकशाफ जो हो चुका था, उस मंसूबे को नाकाम बना देता है अदम शिरकत जनाजे में। जब वो
वहाँ पहुँचती है पुलिस, विक्की वहाँ मौजूद होता है, लेकिन वहाँ से विक्की फरार हो जाता है। कि विक्की को पता लगता है कि जनाब ये मामला सारा जो है ना तश्तस बाम हो गया है, तो भाग जाता है। वो भाग जाता है। इस हमले का मंसूबे का नाकाम होना था कि दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन जो है उसके हवाले से इतना मोहतात हो जाता है। कई हमले और भी होते हैं, कई हमले होते हैं। अच्छा, और एक काफ़ी मशहूर भी हुआ जब दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी होनी थी दुबई में, ग्रैंड हयात होटल में। तब भी प्लान किया जाता है और इंडियन स्पाई एजेंसी, उसके जो ऑफिसर थे अजीत डोवाल, वो प्लान कर रहे होते हैं, विकी मल्होत्रा और साथ में एक और शूटर होता है। उस टाइम पे उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। ग्रैंड हयात होटल में बहुत बड़ी तकरीब थी जावेद मियां दाद के बेटे और दाऊद इब्राहिम की बेटी। मेहरुनिसा। इनके अख्त के दौरान सारी मुखबरी एक एक तर्ज की वो भारतीय एजेंसियों को छोटा राजन देता है। छोटा राजन चूंकि घर का भेदी है ना, वो घर के भेदी को पता था कि शादी की तकरीबात कहां कहां होनी है। दुबई के ग्रैंड हयात होटल में जो शादी की तकरीब थी वो रॉयल फैमिली जैसी शादी थी। बड़ी भारी तादाद में लोग बुलाए गए थे, बड़े वीआईपीज थे। जब ये पता लगता है, आपने जितने शूटर्स बताए, कई शूटर्स वहां जाएंगे और मार देंगे, उनको पकड़ लिया जाता है, सारे काबू आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट था, जिस इवेंट का तस्करा इवेंट के 2-3 माह बाद तक भारतीय मीडिया करता रहा। और सिर्फ दाऊद इब्राहिम पे तो इल्ज़ाम तराशी थी, निस्बत तय होने के बाद जावेद मियादाद भी मुरीद इल्ज़ाम ठहराए जाते रहे। मोहतात हो गए दोनों खानदान। ये समझाना हो गया ना, ये समझाना मोहतात हो गया। इन्होंने, दाऊद इब्राहिम ने अपने तौर पे, तो पता लग ही गया था, और मियादाद की फैमिली भी अपने तौर पे, इन्होंने अपनी नकलो हरकत आमदोरफ्त महदूद कर दी। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी भी जारी रही। हिंदू मुस्लिम फसादात की हद तक मामलात गए। ये जो छोटा राजन था ना, इसने एक और हरकत भी की। इसने वहां कहा कि मैं हिंदू हूं, मुझे उस गैंग से मेरे मजहबी इख्तलाफ की बुनियाद पर निकाला गया और मेरी कई बार फरोती सपारी दी गई, मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की गई, मंसूबे बनाए गए। इसने भारतीय मीडिया में ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि वो प्रोपेगेंडा हिंदू मुस्लिम फसादात की शक्ल में, हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात की शक्ल में पाकिस्तान मुखालफत पर मंतज हुआ। पाकिस्तान मुखालफत भी इस छोटे राजन की मनसूबाबंदी का हिस्सा था। अच्छा, लेकिन इसी बीच जो छोटा राजन ने सबसे ज़्यादा डैमेज किया दाऊद इब्राहिम को, वो शरद शेट्टी के कत्ल के ज़रिए किया। शरद शेट्टी क्योंकि सारा काम देखता था दाऊद इब्राहिम का दुबई में, उसको इसने कत्ल करवा दिया। शरद सेठी जितना मैच फिक्सिंग था ना, उसको लुक आफ्टर करता था, और करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, अरबों रुपया जो है ना, उसकी डिस्पोजल पे था मैच फिक्सिंग का। शरद सेठी इंडियन क्लब में जाता है, वहां छोटा राजन अपने उजरती कातलों के जरिए, अपने गैंगस्टर्स जो थे उसके रखे हुए गैंग अलहदा बना लिया था उसने, बहुत बड़ा गैंग था, उनके जरिए शरद सेठी को कत्ल करवा देता है। जब शरद सेठी कत्ल होता है तो दाऊद इब्राहिम के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज, पहला चैलेंज उसका जो बेनोई था, पहला चैलेंज वो था ना इब्राहिम पार्कर के बाद शरद सेठी के कत्ल की शक्ल में जो चैलेंज दरपेश था दाऊद इब्राहिम को, उसके लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। और वो कहता है कि मेरा एक और बाजू काट दिया, और उसमें कामयाब होता है छोटा शकील ये बात कहने में कि देखें, हम ये कहते थे कि आपका दुश्मन अव्वलीन ये है, उसने आपका एक बाजू काट दिया। अब शरद सेठी के कत्ल के बाद जहां छोटा राजन की दुश्मनी में इजाफा हुआ दाऊद इब्राहिम की, वहां इसकी दोस्ती और एतमाद बढ़ गया छोटे शकील का।
अच्छा, लेकिन उस दौर में छोटा राजन जो है वो भी तो अपना ये क्रिमिनल बिजनेस जो है पूरा एम्पायर वो चला रहा था। आप देखें ना कि 2015 तक इसका जो काम था वो चलता रहा। जो दाऊद इब्राहिम के सारे काम थे वो ये भी करता था। इसका अपना पूरा एक गैंग था। छोटा राजन गैंग तो चला रहा था, इसमें तो कोई शुबा नहीं है भाई। वो तो पैरेलल गैंग था बकायदा, दाऊद इब्राहिम से भी ज्यादा बड़ा उसका नेटवर्क बन गया था। वो तो चूंकि शुरू से चला रहा था, तो भारतीय इदारों को मतलूब भी था वो। भारत ने, मैंने आपको बताया सीबीआई का, मैंने आपको बताया रॉ के लिए काम भी कर रहा है, सीबीआई को मतलूब भी है। तो इन्होंने, भारतीय रियासत ने, भारतीय सरकार ने कई बार इंटरपोल से राब्ता किया कि इसको काबू करो। और फिर 2015 में इंडोनेशिया से ये गिरफ्तार हो। इंडोनेशिया से इंटरपोल इसको पकड़ लेती है, पकड़ के भारत के हवाले कर देती है। अब आपको पता है कितने मुकदमात? 70 के करीब कहते हैं। 70 से जायद मुकदमात थे, हम्म। जिसमें उम्र कैद इसको हुई। लेकिन जेल जाने के बावजूद भारतीय इदारे, एजेंसियां उसे इस्तेमाल करती रही। आज के दिन भी कर रही। आज भी कर रही हैं। कभी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ करती हैं, कभी छोटे शकील के खिलाफ करती हैं, कभी बहुत से वो गैंगस्टर जिनके साथ ताल्लुकात मरासिम रहे, हिमायत की शक्ल में या मुखालफत की शक्ल में, दोनों सूरतों में छोटा राजन जेल में बैठकर उनकी मावनत कर रहा है। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं ना कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को जेल में प्रोटेक्शन दी जा रही है, इसी तरह से छोटा राजन को तिहाड़ जेल में प्रोटेक्शन दी जा रही है। तिहाड़ जेल जराइम पेशा अफराद की महफूज पनाहगाह है। अभी लारस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई पकड़ा गया। उसने भारत की 2 रियासतों की हाई कोर्ट्स, उनमें ये दरखास्तें दी, भारतीय सरकार को खतूत लिखे, मरासले भेजे दोनों भाइयों की तरफ से, वकला ने, उनके कानूनदानों ने, कि इनकी जान को खतरा है। पाकिस्तान का एक नौजवान शहजाद भट्टी, इनको जेल से जब अदालत लाया जाएगा रास्ते में कत्ल करवाना चाहते हैं। उसको उन्होंने, शहजाद भट्टी को, पाकिस्तान का आतंकवादी कहा, बदमाश कहा, उसको लठैत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। वो ये कहते हैं कि उसने अपने शूटर छोड़ दिए और लारस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई को कत्ल करवा दें। अच्छा, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर शहजाद भट्टी के पीछे हैं। शहजाद भट्टी पे 3 से 4 बार हमलों की मंसूबाबंदी हुई। टारगेट के लिए रास्ते में लोग उसके खड़े हुए, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरह के लोग जो हैं अपने पूरी सर्विलेंस रखते हैं। उस सर्विलेंस में शहजाद भट्टी को खुदा बचाता रहा, लेकिन उसने हर दौर में चैलेंज किया। जिस तरह से छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम एक साथ थे, इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई ये और तारीख शहजाद अपने भट्टी। आप को बरसब दोहराती है। कैसे? शहजाद भट्टी से मैंने गुफ्तगू की, मैंने कहा भट्टी साहब ये क्या मामला है आपका? वो कहते थे कि भाई जब इन्होंने पाकिस्तान मुखालफाना सरगर्मियां शुरू की, हमारे मजहब पे इल्ज़ाम तराशी की, हमारी खवातीन की बेहुरमती की, हमारे इदारों की तौहीन की, उसके बाद से मैं इनके पीछे हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर रिसेंट एक वाकया हुआ, वो जो बिहार के वजीर आला ने नकाब बच्ची का उतारने की कोशिश की, सनद देते हुए, मेडिकल की तालबा, तो उस वक्त भी शहजाद भट्टी ने कहा कि माजरत करे पब्लिकली मीडिया पे आके बाहर का वजीर आला, मगर ना मैं नहीं छोड़ूंगा उसको मुद्दत इंतबाह टारगेट कि इतने अरसे में कर ले। भट्टी, शहजाद भट्टी साहब का ये कहना है कि मैं अनमोल, हालांकि उन्होंने ये तरदीद की, उसने कहा मुझ पे ये इल्ज़ाम लारस बिश्नोई का बिल्कुल गलत है कि मैंने अनमोल बिश्नोई को पकड़ाया है। कहते हैं मैं मुखबर नहीं हूं, मेरे साथी मुखबरी नहीं करते। अब अनमोल बिश्नोई जब गिरफ्तार होता है तो उस वक्त यहां से लारस बिश्नोई की बदमाशी का ग्राफ यहां नीचे आ जाता है। अच्छा, एक और चीज भी तो हुई है, गोल्डी बरार वो शहजाद भट्टी के साथ मिल गया। ये सिर्फ एक नहीं, लारस बिश्नोई के गोल्डी बरार, पहलवान, रिशान अख्तर, शहजाद भट्टी और 5 और नाम मैं दानिस्तानी बता रहा आपको। लारस बिश्नोई के करीब तरीन लोग लारस बिश्नोई को छोड़ गए। पहली बार अनमोल बिश्नोई जो कमजोर हुआ ना, लारस बिश्नोई, वो अपने इनके साथी जो उसको छोड़ के गए उनकी वजह से हुआ, और अनमोल की गिरफ्तारी के बाद वो नीचे आ गया। एक और बात बता रहा हूं आपको, उन लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई सबसे, उन्होंने ये कहा कि लारस बिश्नोई हमारी वजह से लारस बिश्नोई था। तो अब जब ये साथ नहीं है तो लॉरेंस बिश्नोई अब साथ नहीं है तो वो कहता है लारस बिश्नोई
इतना कमजोर है कि उसके सगे भाई को नहीं छोड़ा गया। एक और बात, लारस बिश्नोई को जेल से अदालत नहीं लाया जा रहा। लारस बिश्नोई ने, उसके भाई और उनके कौंसल्स ने, वकला ने, कानूनदानों ने दरखास्तें जमा कराई हैं अदालतों में कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए, गाड़ी लाने के लिए बम प्रूफ, सिर्फ बुलेट प्रूफ नहीं, बम प्रूफ। अव्वल तो उन्होंने कहा जी कि इनकी जेल के अंदर ही इनका ट्रायल किया जाए, इनके लिए अदालत अंदर ही लगे, पहले तो ये कहा। अच्छा, वैसे इस तरह से लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम से इतना खतरा जो है वो छोटा राजन को नहीं है जितना शहजाद भट्टी से लॉरेंस बिश्नोई को है। दाऊद इब्राहिम से और शहजाद भट्टी से लारंस और अनमोल का मसला नहीं है, पूरे भारत को खतरा है। भारतीय मीडिया पर मैंने पिछले दिनों में इतनी खबरें देखी जिससे ये लगता है कि मुंबई गैंगवार के मरकजी किरदार लारस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई समेत पूरे भारत को खतरा है, पूरे भारत को, कि वो कभी दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हैं, कभी शहजाद भट्टी का नाम लेते हैं, कभी गोल्डी बरार का लेते हैं, कभी पहलवान का, कभी जीशान अख्तर का। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, ऐसे ही आपकी नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए, बरसबीले तस्करा, शहजाद भट्टी, दाऊद इब्राहिम, दो नाम निकाल दे, बाकी सारे लोग जो हैं वो अपने असल नाम से भारत में या भारत से बाहर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बड़ी अहम। उन्होंने, मैंने नाम लिया पहलवान, पहलवान का असल नाम जो है मुझे पता है, पब्लिक में नहीं है, और मुझे उन्होंने मना किया, उनका हमारे असल नाम से नहीं आपने पुकारना। जिशान अख्तर का असल नाम क्या है? उसे रामजी भी कहते हैं। और जिशान अख्तर वही है जिसने बाबा सिद्दीकी का कत्ल किया था। वो कहते हैं कि सारे का सारी ताकत हमारी थी, लारस बिश्नोई ने हमें इस्तेमाल किया। तो मैंने कहा फिर अगर इस्तेमाल होते रहे छोड़ क्यों रहे हो? कहते छोड़ इसलिए रहे हैं कि लारस बिश्नोई, ये शहजाद भी कहता है, लारस बिश्नोई पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनी में अंधा हो गया है, अब हम उसके साथ नहीं। अब एक जुमला सुन लें पहलवान का एक जुमला। वो कहते हैं कि धर्म हमारे लिए अहम नहीं है, ताल्लुक हमारे लिए अहम है। अहले पाकिस्तान का धर्म कुछ है और अहले भारत का कुछ हो, लेकिन हम इस धर्म से बालातर होकर इंसानियत के नाम पे उसको छोड़ के आए हैं, लारस बिश्नोई को। और अब लारस बिश्नोई का हमारा एक जुमला सुन ले पंजाब का, उनके पंजाब का, कि अब हमारा जुमला बता रहा हूं एग्जैक्ट, अब हमारा ईट खड़का है। मैंने कहा वो कैसा ईट खड़का? कहता है कि हम उसे ये बताएंगे कि उसने हमें जिन अहम शख्सियात के खिलाफ इस्तेमाल किया, हमारी वजह से वो लारस बिश्नोई था, और अब उसकी हैसियत ऐसी है कि वो दबक के गीदड़ की तरह अंदर बैठ गया है जेल में, बाहर नहीं निकलता। एक और उन्होंने बात की, उन्होंने कहा आप हमारी तरफ से पाकिस्तानी मीडिया से बात कर दें कि लारस बिश्नोई को पहलवान बना के पेश ना करें। ये मुझे उन्होंने बताया है उनके साथियों ने, जो बागी कहते हैं इसको। ये कहते ये हैं सारे के सारे जिनके मैंने नाम लिए कि पाकिस्तानी मीडिया बराह करम, अजराह करम हम पे ये मेहरबानी करे कि लारस बिश्नोई को हवा बना के पेश ना करें, वो इसकी पहलवानी खत्म हो चुकी। अब लारस बिश्नोई से सिर्फ मुखबर का काम ले रहा है भारतीय इदारे, भारतीय एजेंसियां। जो उसका शूटर्स का एक नेटवर्क था वो खत्म हो चुका है। अब एक तरफ भारतीय एजेंसी इस्तेमाल कर रही है, एक एजेंसी भारत की, छोटा राजन जो है उसको इस्तेमाल कर रही है मुखबरी के लिए दाऊद इब्राहिम के खिलाफ। दूसरी तरफ लारस बिश्नोई का, अनमोल बिश्नोई का नाम पाकिस्तान में बदअमनी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन मुझे वहां से मिली है भारत से कि पाकिस्तान के 5 शहरों में भारतीय एजेंसियों ने, इदारों ने अमन दुश्मन कार्रवाइयों के लिए लारस बिश्नोई के गैंग को इस्तेमाल किया है। दुबई से करोड़ों की अमाउंट ट्रांसफर की गई है फरोती की शक्ल में। एक पाकिस्तानी इदारों को जब ये मुखबरी हुई, मैंने ये अनर्थ किया था, पाकिस्तानी इदारों को मुखबरी हुई तो इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला,
लाहौर और जेलम, और अब छठा भावलपुर। 6 अजला से दर्जनों खवारिजुल हिंद पकड़े गए, कई मुकाबलों में मारे गए। भारतीय जेलों के अंदर से इस तरह की मंसूबाबंदी को नाकाम बनाया गया है, और अब पाकिस्तान के इन शहरों में अहले पाकिस्तान जो हैं वो बड़ी ही निहायत महफूज अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि छोटे राजन, लारस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और उनके चंद एक जो साथी रह गए, उनकी कोई साजिश पाकिस्तान में अमन दुश्मनी के लिए, अमन दुश्मन कार्रवाई के लिए कहीं महफूज साबित नहीं होगी। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में तो हमने छोटा राजन पर बात की। अगले पॉडकास्ट में आप किस करेक्टर की स्टोरी जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें।